हेलो बच्चों। वागलेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक एकांकी के लेसन सूखी डाली इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इस लेसन में अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और हर स्टेटमेंट से रिलेटेड चार चार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का आशय संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता इंदु और श्रोता बड़ी बहू है। जब इंदु बेला द्वारा नौकरानी को हटाए जाने पर उसे समझाती है कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए, तब बेला इंदु की सलाह को अपना अपमान मानकर व्यंग करती है कि तमीज सिर्फ आप लोगों के पास ही है। अगला प्रश्न है, वक्ता का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता इंदु दादा मूलराज की पोती है। वह घर में सबसे अधिक पढ़ी लिखी मानी जाती है और दादाजी की लाडली है। वह स्पष्टवादी और स्वाभिमानी है, जो परिवार की मर्यादा का सम्मान करती है। अगला प्रश्न है, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। यह वाक्य किसने किससे कहा? इस कथन में उसके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? इसका उत्तर है, यह वाक्य बेला ने इंदु से कहा था। इस कथन से बेला के अहंकारी और चिड़चिड़े स्वभाव का पता चलता है। वह स्वयं को सुशिक्षित और श्रेष्ठ मानती है तथा परिवार के सदस्यों के सुझावों को गंवारपन समझकर उन पर तीखा कटाक्ष करती है। अगला प्रश्न है, बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, बेला एक शिक्षित और आधुनिक महिला है, जो प्रारंभ में अपने मायके के वैभव के कारण अहंकारी है। वह संयुक्त परिवार के अनुशासन को बंधन मानती है, परंतु अंत में वह संवेदनशील और मिलनसार बन जाती है। अगला स्टेटमेंट है, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसका है? उसके संबंध में बताइए। इसका उत्तर है, उपयुक्त कथन बेला का है। वह दादा मूलराज के सबसे छोटे पोते परेश की पत्नी है। वह लाहौर के एक प्रतिष्ठित, संपन्न और सुशिक्षित परिवार से आई है। वह स्वयं ग्रेजुएट है और आधुनिक विचारों वाली है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ये कथन तब आता है जब बेला घर की पुरानी नौकरानी रजवा को काम से निकाल देती है। इंदु जब उसे समझाने लगती है कि नौकरों से काम लेने का एक ढंग होता है, तब बेला चिढ़कर ये जवाब देती है और इंदु की सलाह को अपना अपमान समझती है। अगला प्रश्न है, वक्ता ने अपने परिवार के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर है, वक्ता बेला ने अपने मायके के परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां काम की गहरी परख है। उसके मायके में यदि ऐसी फूहड़ नौकरानी होती तो वह 2 दिन तो क्या, 2 घड़ी भी न टिकती। अगला प्रश्न है, इंदु कौन है? उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इंदु दादा मूलराज की पोती है। वह घर में सबसे अधिक पढ़ी लिखी मानी जाती है और दादाजी की लाडली है। वह स्पष्टवादी और स्वाभिमानी है, जो परिवार की मर्यादा का सम्मान करती है और साथ ही अपने दादाजी का भी बहुत सम्मान करती है। अगला स्टेटमेंट है, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटकाकर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण किस एकांकी से लिया गया है? उपयुक्त पंक्तियां किसने, किससे, किस संदर्भ में कही है? इसका उत्तर है, यह अवतरण सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। ये पंक्तियां इंदु ने बड़ी बहू से कही हैं। इंदु बेला के अहंकारी व्यवहार और उसके द्वारा नौकरानी को काम से निकाले जाने के संबंध में बड़ी बहू से बता रही है। अगला प्रश्न है, वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके मायके में किस प्रकार का वातावरण था? इसका उत्तर है, यहाँ वह शब्द बेला के लिए प्रयोग किया गया है। बेला का मायका लाहौर का एक संपन्न, सुशिक्षित और आधुनिक परिवार था। वहां का वातावरण शहरी व नए फैशन के अनुसार था, जिसे बेला श्रेष्ठ मानती थी। अगला प्रश्न है, उसकी मायके तथा ससुराल के वातावरण में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, बेला का मायका एक संपन्न, सुशिक्षित और आधुनिक परिवार था। वहां का वातावरण शहरी व नए फैशन के अनुसार था। इसके विपरीत उसका ससुराल एक परंपरागत संयुक्त परिवार है, जहां सादगी है, पुराने ढंग का फर्नीचर है और सभी को अनुशासन व मर्यादा में रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उसका मन ससुराल में क्यों नहीं लगता? अपनी गृहस्थी अलग बसाने के लिए वह क्या चाहती है?
इसका उत्तर है बेला को ससुराल के लोग और सामान गंवार वे पुराने लगते हैं। उसे ससुराल में पराया महसूस होता है। अपनी अलग गृहस्थी बसाने के लिए वह चाहती है कि दादाजी उसे बाग वाला मकान दे दें, जहां वह बिना किसी हस्तक्षेप के रह सके। अगला स्टेटमेंट है, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, वक्ता छोटी भाभी बेला की सास हैं और श्रोता इंदु वे बड़ी बहू है। जब इंदु बताती है कि बेला को घर का खाना पीना और रहन सहन पसंद नहीं है, तब छोटी भाभी परिवार की एकता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, फिर कैसे चलेगा? वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस वाक्य का आशय परिवार के भविष्य के प्रति चिंता से है। छोटी भाभी को डर है कि यदि घर की नई बहू परिवार के मूल्यों और तौर तरीकों को नहीं अपनाएगी, तो संयुक्त परिवार का तालमेल बिगड़ जाएगा और सुख शांति समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में वक्ता अपने परिवार की किस विशेषता का उल्लेख कर रहा है? इसका उत्तर है, वक्ता अपने परिवार की एकता, सामंजस्य और नैतिकता का उल्लेख कर रही हैं। उनके परिवार में मिलजुल कर रहना, बड़ों का सम्मान करना, संतोषी स्वभाव रखना यानी रूखी सूखी में खुश रहना और नौकरों के प्रति दया भाव रखना प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता की चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर है, वक्ता छोटी भाभी एक अनुभवी, ममतामयी और संस्कारी महिला है। वे संयुक्त परिवार की मर्यादाओं में विश्वास रखती हैं। वे अपनी बहू बेला की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय उसे प्रेम से समझाने और परिवार में ढालने की कोशिश करती हैं। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर है, जब बेला अपने कमरे से पुराना फर्नीचर बाहर निकाल देती है, मंजली बहू घर की अन्य स्त्रियों को बता रही है कि बेला के पति परेश ने फर्नीचर हटाने का विरोध करते हुए उसे पूर्वजों की याद दिलाई थी। अगला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ मूल संवाद का वक्ता परेश और श्रोता बेला है, जिसे मंजली बहू सुना रही है। परेश दादाजी का छोटा पोता और नायब तहसीलदार है। बेला उसकी सुशिक्षित पत्नी है। अगला प्रश्न है, फर्नीचर के संबंध में किसका कथन उद्धृत किया जा रहा है? इसका उत्तर है, फर्नीचर के संबंध में परेश का कथन उद्धृत किया जा रहा है। वह फर्नीचर को मात्र वस्तु नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक मानता है। वह बेला को समझाता है कि दादा, पिता और चाचा ने कभी इसे बुरा नहीं माना। अगला प्रश्न है, परेश का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, परेश एक शिक्षित और समझदार युवक है जो नायब तहसीलदार है। वह अपनी पत्नी बेला से प्रेम करता है, परंतु अपने दादाजी और संयुक्त परिवार के प्रति भी निष्ठावान है। वह घर में शांति बनाए रखने के लिए दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। अगला स्टेटमेंट है, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य किसने किससे किस संदर्भ में कहा है? इसका उत्तर है, यह वाक्य बड़ी भाभी ने छोटी भाभी यानी बेला की सास से कहा है। जब दादाजी ने बेला को कपड़े धोने के लिए दिए थे, पर वह उन्हें नहीं धोती, तब बड़ी भाभी व्यंग पूर्वक कहती है कि इतनी उच्च शिक्षा पाकर वह कपड़े धोने जैसे छोटे काम नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, छोटी बहू कौन है? वह किस पारिवारिक परिवेश से आई है? इसका उत्तर है, छोटी बहू बेला है, जो दादाजी के पोते परेश की पत्नी है। वह लाहौर के एक संपन्न, प्रतिष्ठित और सुशिक्षित शहरी परिवार से आई है। उसका मायका आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्ण था। अगला प्रश्न है, वह परिवार से क्यों अलग होना चाहती थी? इसका उत्तर है, बेला को संयुक्त परिवार का अनुशासन, हस्तक्षेप और तानाशाही लगता था। उसे ससुराल के रीति रिवाजों और पुराने ढंग के फर्नीचर से घृणा थी। वह अपनी स्वतंत्रता चाहती थी, ताकि वह अपनी पसंद के अनुसार आधुनिक जीवन जी सके। अगला प्रश्न है, वह बात बात में किस बात की चर्चा करती रहती थी? इसका उत्तर है, बेला बात बात में अपने मायके के वैभव और अपनी उच्च शिक्षा की चर्चा करती थी। वह अपने मायके के नौकरों, खान पान, रहन सहन और फर्नीचर की तुलना ससुराल के वातावरण से करके ससुराल वालों को गंवार और असभ्य सिद्ध करने की कोशिश करती थी। अगला स्टेटमेंट है, मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी।
और हमारा ये परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है, उसके मन में ये विचार किस घटना को देखकर आए? इसका उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज हैं। उनके मन में ये विचार अपने प्रपोत्रों भाशी, मल्लू आदि को खेलते हुए देखकर आए, जो बरगद की एक टूटी हुई डाल को आंगन में गाड़कर उसे पानी दे रहे थे। उन्हें लगा कि बच्चे नहीं जानते कि पेड़ से अलग होकर डाली फिर से पनप नहीं सकती। अगला प्रश्न है, वक्ता ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की है? इसका उत्तर है, दादाजी के अनुसार बरगद का पेड़ अपनी अनेक शाखाओं और घने पत्तों के साथ अडिग रहता है, जो सबको छाया देता है। उसी प्रकार उनका संयुक्त परिवार भी विशाल और संगठित है, जहां सभी सदस्य प्रेम और अनुशासन की जड़ों से एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। इस कथन से वक्ता का क्या आशय है? इसका उत्तर है, इसका आशय यह है कि जिस प्रकार यदि कोई डाली किसी वृक्ष से टूटकर अलग हो जाए तो वह डाली कभी भी हरी नहीं हो पाती, उसी प्रकार यदि कोई सदस्य संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है तो बाहर उसे वह सुरक्षा, प्रेम और सुख कभी नहीं मिल सकता जो परिवार के साथ रहकर मिलता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किस एकांकी से लिया गया है, उसमें एकांकीकार ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, यह कथन सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क ने संदेश दिया है कि संयुक्त परिवार की एकता में ही शक्ति है। परिवार से अलग होकर व्यक्ति उस सूखी डाली के समान हो जाता है जिसका अस्तित्व और हरियाली समाप्त हो जाती है। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए तथा कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज और श्रोता उनका पुत्र करमचंद है। जब करमचंद्र बेला द्वारा घर की चीजों को तुच्छ समझने और उसके अहंकारी व्यवहार की शिकायत दादाजी से करता है, तब दादाजी उसे समझाते हैं कि असली बड़प्पन व्यवहार में होता है। अगला प्रश्न है, वक्ता एवं श्रोता का संबंध स्पष्ट करते हुए वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज और श्रोता करमचंद पिता पुत्र हैं। वक्ता दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वे दूरदर्शी, धैर्यवान और अत्यंत अनुभवी व्यक्ति हैं। वे क्रोध के बजाय प्रेम और सूझबूझ से परिवार की एकता बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और घृणा का उत्तर प्यार से देने की सीख देते हैं। अगला प्रश्न है, मन में बड़प्पन से वक्ता का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मन में बड़प्पन से वक्ता का आशय उदारता, सहनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान रखने से है। दादाजी के अनुसार केवल धन या ऊंचे कुल से कोई बड़ा नहीं होता। वास्तविक बड़प्पन वह है जब व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीते और सबको साथ लेकर चले। अगला प्रश्न है, छोटी बहू कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, छोटी बहू बेला है, जो शहर के सुशिक्षित परिवार से आई है, जो एक शिक्षित और आधुनिक महिला है। वह प्रारंभ में अपने मायके के वैभव के कारण अहंकारी है। वह संयुक्त परिवार के अनुशासन को बंधन मानती है, परंतु अंत में वह अपनी गलती मानकर संवेदनशील और मिलनसार बन जाती है। अगला स्टेटमेंट है, ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज और श्रोता उनका पुत्र करमचंद है। जब बेला अपने मायके को ससुराल से बड़ा मानकर घृणा करती है, तब दादाजी करमचंद को समझाते हैं कि थोपा गया बड़प्पन व्यर्थ है, महानता तो अपने व्यवहार से अनुभव कराई जाती है। अगला प्रश्न है, वक्ता का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज 72 वर्ष के इस संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। वे एक अनुभवी, संयमी और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। वे परिवार को एक विशाल बरगद के पेड़ के समान मानते हैं और अपनी सूझबूझ से परिवार की एकता और गरिमा को बचाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता ने बड़प्पन एवं महानता के संबंध में क्या-क्या कहा है? इसका उत्तर है, वक्ता दादाजी मूलराज ने कहा कि बड़प्पन दिखाने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव कराने की चीज है। जैसे बिना पत्तों का ठूंठ वृक्ष महान नहीं कहलाता, वैसे ही बिना उदारता, स्नेह और शीतल व्यवहार के कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। असली महानता दूसरों को सुख और शांति देने में है।
अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, एकांकी का मुख्य उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाना है। एकांकीकार यह संदेश देते हैं कि परिवार से अलग होकर व्यक्ति का अस्तित्व सूखी डाली जैसा हो जाता है। परिवार की एकता बनाए रखने के लिए बड़ों को धैर्य और छोटों को सामंजस्य व आदर की भावना रखनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट है, तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसने, किससे तथा किस संदर्भ में कहा। इसका उत्तर है, यह कथन दादा मूलराज ने अपने पोते परेश से कहा है। जब दादाजी को पता चलता है कि बेला को ताऊ करमचंद द्वारा लाए गए मलमल के थान और रजाई के अबरे पसंद नहीं आए, तब वे स्थिति को संभालने के लिए परेश को समझाते हैं। अगला प्रश्न है, रजाई के अबरे और मलमल के थान के अलावा बहू को कौन सी चीज पसंद नहीं थी। इसका उत्तर है, बेला को रजाई के अबरे और मलमल के थान के अलावा घर का पुराना बेढंगा और गला सड़ा फर्नीचर बिल्कुल पसंद नहीं था। अगला प्रश्न है, ताऊ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। उन्होंने दादाजी से बहू के संबंध में क्या बात कही थी। इसका उत्तर है, ताऊ शब्द दादाजी के मंझले बेटे करमचंद के लिए प्रयोग किया गया है। करमचंद ने दादाजी से शिकायत की थी कि छोटी बहू बेला को उनके द्वारा लाए हुए रजाई के अबरे और मलमल के थान पसंद नहीं आए और वह अपने मायके को इस घर से श्रेष्ठ समझकर इस घर से घृणा करती है। अगला प्रश्न है, वक्ता ने श्रोता को इस समस्या से निपटने के लिए क्या सुझाव दिया। इसका उत्तर है, वक्ता दादाजी ने श्रोता परेश को सुझाव दिया कि वह बेला को स्वयं बाजार ले जाए और उसकी पसंद का सामान व फर्नीचर खरीद लाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे घर के सभी सदस्यों को समझा देंगे कि कोई भी बेला का निरादर ना करे और उसे उचित सम्मान दे। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, इतना जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कै दिन हुए हैं उसे आए। फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य किसने, किस संदर्भ में, किससे कहा है। इसका उत्तर है, यह वाक्य दादा मूलराज ने अपने पोते परेश से कहा है। यह वाक्य तब कहा जाता है जब बेला को ससुराल का वातावरण पसंद नहीं आ रहा था और वह घर में उपेक्षित महसूस कर रही थी, जिसके कारण उसने अलग रहने की इच्छा रखी। अगला प्रश्न है, वक्ता ने उपयुक्त वाक्य श्रोता की कौन सी बात सुनकर कहा। इसका उत्तर है, जब परेश ने दादाजी को बताया कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता और वह यहाँ खुश नहीं है, तब दादाजी ने धैर्य दिखाते हुए यह बात कही कि नए घर में तालमेल बिठाने में समय लगता है और मन लगता नहीं, लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रोता ने इस बात का क्या उत्तर दिया। इसका उत्तर है, दादाजी की बात सुनकर श्रोता परेश ने उत्तर दिया कि वह मन लगाती ही नहीं। परेश का आशय था कि बेला स्वयं ही परिवार के साथ घुलने मिलने का कोई प्रयास नहीं कर रही है और अपनी जिद पर अड़ी है। अगला प्रश्न है, श्रोता की बात सुनकर वक्ता ने पुनः क्या कहा। इसका उत्तर है, दादाजी ने कहा कि हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह अपने पिता की इकलौती बेटी है और बड़े घर से आई है, इसलिए इस भीड़ भाड़ में घबराती होगी। हम सब मिलकर उसे स्नेह और सम्मान देंगे ताकि वह यहाँ पराया महसूस ना करे। अगला स्टेटमेंट है, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां मैं टूटने लगती हैं और वह केवल ठूंठ रह जाता है। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं, और मैं सिहर उठता हूँ। ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, महान वृक्ष और उसकी कलियां से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, महान वृक्ष से तात्पर्य दादाजी के संयुक्त परिवार से है, जो बरगद की तरह विशाल और संगठित है। कलियां परिवार के युवा सदस्यों और बच्चों का प्रतीक है। जिस प्रकार कलियों से वृक्ष की सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही इन सदस्यों से परिवार फलता फूलता है। अगला प्रश्न है, वक्ता कौन है और वे क्या सोचकर सिहर उठते हैं तथा क्यों। इसका उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज हैं। वे परिवार की बंटवारे की कल्पना मात्र से सिहर उठते हैं। उन्हें डर है कि यदि डालियां टूटकर अलग हो गईं, तो यह भरा पूरा परिवार एक बेजान ठूंठ बनकर रह जाएगा और उसकी सुख शांति समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वक्ता ने अपने परिवार को एकजुट रखने में किस प्रकार सफलता प्राप्त की। इसका उत्तर है, दादाजी ने अपनी दूरदर्शिता और मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से सफलता प्राप्त की। उन्होंने घर के सदस्यों को बेला का अत्यधिक आदर करने का आदेश दिया। जब बेला को विशेष सम्मान के कारण अकेलेपन और परायेपन का एहसास हुआ, तो वह स्वयं झुक गई और परिवार में घुल मिल गई। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए।
इसका उत्तर है यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। सूखी डाली उस सदस्य का प्रतीक है जो परिवार से अलग होकर अपनी सरसता और अस्तित्व खो देता है। एकांकी यह संदेश देती है कि जिस प्रकार वृक्ष से जुड़कर ही डाली हरी भरी रह सकती है, अलग होकर वह सूख जाती है, उसी प्रकार परिवार से जुड़कर ही प्रत्येक सदस्य खुश और संपन्न रह सकता है। अलग होकर वह दुखी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से नहीं। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? यह वाक्य किसके लिए कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता दादाजी हैं। यह वाक्य उन्होंने छोटी बहू बेला के लिए कहा। वे परिवार के लोगों को समझाना चाहते थे कि बेला उम्र में छोटी है, लेकिन पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए उसे सम्मान देना चाहिए और उसकी बुद्धि से परिवार को लाभ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, वक्ता ने जिसके विषय में यह वाक्य कहा है, उसका वक्ता से क्या संबंध है? उसके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता दादाजी ने जिसके विषय में यह वाक्य कहा है, वह बेला दादाजी की पौत्र वधू है। वह पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, संवेदनशील और स्वाभिमानी है। उसे सम्मान और स्वतंत्रता पसंद है। वह आधुनिक विचारों वाली है और संयुक्त परिवार के वातावरण में अपने आप को असहज और अकेला महसूस करती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन का अर्थ है कि महानता उम्र या पद से नहीं, बल्कि बुद्धि और योग्यता से होती है। कोई व्यक्ति छोटा होकर भी अधिक समझदार हो सकता है, इसलिए सभी को उसकी योग्यता का सम्मान करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस एकांकी का संदेश है कि परिवार प्रेम, सम्मान और आपसी समझ से मजबूत बनता है। यदि परिवार के सदस्य अलग हो जाएं, तो परिवार कमजोर हो जाता है। जैसे पेड़ की टूटी डाली सूख जाती है, वैसे ही परिवार से कोई भी सदस्य अलग होकर दुखी रहता है। अगला स्टेटमेंट है, यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता दादाजी हैं और श्रोता इंदु और मंझली बहू है। दादाजी ने उन्हें समझाया कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें। वे नहीं चाहते थे कि परिवार का कोई सदस्य अलग हो, क्योंकि इससे परिवार टूट जाएगा। अगला प्रश्न है, इनके फलने फूलने से वक्ता का क्या आशय है? इसका उत्तर है, फलने फूलने का अर्थ है कि परिवार के सभी सदस्य प्रेम, सम्मान और खुशी के साथ मिलकर रहें और जीवन में उन्नति करें। दादाजी चाहते थे कि परिवार में एकता बनी रहे और सभी लोग एक दूसरे का सहारा बने। अगला प्रश्न है, श्रोता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, श्रोता इंदु और मंझली बहू परिवार की सदस्य हैं। इंदु चंचल, हंसमुख और कभी-कभी नादान स्वभाव की है। वह आज्ञाकारी, संवेदनशील और परिवार से प्रेम करने वाली लड़की है। मंझली बहू हंसमुख, बातूनी और मजाक करने वाली स्त्री है। वह अक्सर दूसरों की बातें और घटनाएं हंस हंस कर सुनाती है। अगला प्रश्न है, वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वे समझदार, प्रेमपूर्ण और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। वे परिवार की एकता बनाए रखना चाहते हैं। वे सभी को समझाकर प्रेम और सम्मान के साथ रहने की शिक्षा देते हैं। अगला स्टेटमेंट है, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? उनका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन की वक्ता बेला है। वह यह बात अपने आप से कह रही है। बेला परिवार की छोटी बहू है जो पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली है। वह नए परिवार के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। अगला प्रश्न है, पल में तोला पल में माशा वाक्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इसका आशय है कि लोगों का व्यवहार बहुत जल्दी बदल जाता है। कभी वे बहुत अच्छे लगते हैं और कभी अचानक कठोर हो जाते हैं। यानी उनके स्वभाव व व्यवहार में स्थिरता नहीं होती और वे जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता के अनुसार उसे किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और क्यों? इसका उत्तर है, वक्ता बेला को परिवार में अकेलापन और असहजता का सामना करना पड़ रहा था। परिवार के लोग उसके सामने चुप हो जाते थे
और उससे दूरी बनाते थे। इसलिए उसे लगता था कि कोई उसे समझ नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, बेला के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, बेला पढ़ी लिखी, समझदार और स्वाभिमानी है। वह संवेदनशील और भावुक भी है। उसे सम्मान और स्वतंत्रता पसंद है। परिवार के व्यवहार से दुखी होकर वह अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस करती है। अगला स्टेटमेंट है, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, बेला ने इंदु से नौकरानी के बारे में क्या कहा था? इसका उत्तर है, बेला ने इंदु से कहा था कि रजवा को काम ठीक से करना नहीं आता। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ दो, घड़ी भी न टिकती। अगला प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा? इसका उत्तर है, यह वाक्य मंजली भाभी ने बेला से कहा था। अगला प्रश्न है, वक्ता ने नौकरों के संबंध में दादाजी की किस बात का उल्लेख किया? इसका उत्तर है, वक्ता मंजली भाभी ने बताया कि दादाजी पुराने नौकरों को पसंद करते हैं, क्योंकि वे ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। वे कई पीढ़ियों से इस घर में काम करते आए हैं और परिवार के सदस्य जैसे ही हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता ने रजवा के संबंध में बेला को क्या बताया तथा बेला को क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर है, वक्ता मंजली भाभी ने बताया कि रजवा का परिवार भी लंबे समय से इस घर में काम करता आया है। इस रजवा की सास भी यही करती थी। अब रजवा की बहू भी यही करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बेला उसे काम सिखा दे, ताकि वह ठीक से काम कर सके। अगला स्टेटमेंट है, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन की वक्ता बेला है और श्रोता बड़ी बहू और मंजली भाभी है। बेला परिवार की छोटी बहू है, जो दादाजी के पोते परेश की पत्नी है। बड़ी बहू परिवार की बड़ी बहू है और मंजली भाभी घर की वरिष्ठ महिला है, जो दादाजी के मंझले पुत्र की पत्नी है। अगला प्रश्न है, कांटों में घसीटने का आशय एवं संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कांटों में घसीटने का अर्थ है कि किसी को दुख और परेशानी में डालना। यहाँ बेला कहना चाहती है कि बार बार बातें और ताने देकर उसे मानसिक कष्ट दिया जा रहा है और वह असहज महसूस कर रही है। अगला प्रश्न है, वक्ता ने उपयुक्त कथन किन परिस्थितियों में कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, नौकरानी की बातों के दौरान जब बड़ी बहू बेला से कहती है कि हम आपसे वर्ग और बुद्धि दोनों में छोटे हैं, तब बेला को लगा कि वे उसे ताना दे रही हैं। इससे दुखी होकर उसने यह बात कही। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन के आधार पर वक्ता की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, वक्ता बेला बहुत दुखी, अकेली और भावुक थी। उसे लगता था कि परिवार के लोग उसे समझ नहीं रहे हैं। वह मानसिक रूप से परेशान और असुरक्षित महसूस कर रही थी। अगला स्टेटमेंट है, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसने किससे किस संदर्भ में कहा है? इसका उत्तर है, यह कथन बेला ने अपने पति परेश से कहा है। वह परिवार के व्यवहार से दुखी थी और अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। इसलिए उसने मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। अगला प्रश्न है, वक्ता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? इसका उत्तर है, बेला को परिवार में सम्मान और अपनापन नहीं मिल रहा था। लोग उसके सामने चुप हो जाते थे और उससे दूरी बनाते थे। उसे लगता था कि कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझता। अगला प्रश्न है, उसे ऐसा क्यों लगने लगा कि वह अपरिचितों में आ गई है? इसका उत्तर है, परिवार के लोग उसके साथ खुलकर बात नहीं करते थे और उससे डरते या दूरी रखते थे। इससे उसे अपनापन महसूस नहीं हुआ और वह अपने आप को परायों के बीच समझने लगी। अगला प्रश्न है, वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, वक्ता बेला की बात सुनकर श्रोता परेश ने उत्तर दिया कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या चाहती हो। पहले तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता और तुम्हें सबके सामने झुकना पड़ता है। अब सब तुम्हारा आदर करते हैं और तुम्हारी बात मानते हैं, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाई क्यूज है। इसमें 2026 में पूछा गया स्टेटमेंट है, यो तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी ये असंभव है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता कौन है?
इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता परिवार के मुखिया दादा मूलराज हैं और श्रोता उनका छोटा पोता परेश है। अगला प्रश्न है, श्रोता को बाग वाला मकान क्यों चाहिए और इसके लिए उसने क्या तर्क दिया? इसका उत्तर है, परेश को बाग वाला मकान अपनी पत्नी बेला की जिद के कारण चाहिए। उसने तर्क दिया कि बेला को संयुक्त परिवार में सबकी टोका टाकी और हस्तक्षेप पसंद नहीं है। वह अपनी व्यक्तिगत आजादी चाहती है और अपनी गृहस्थी अलग बसाकर शांति से रहना चाहती है। अगला प्रश्न है, वक्ता ने इस समस्या के हल के लिए क्या किया? क्या वे समस्या के समाधान में सफल हुए? इसका उत्तर है, दादाजी ने परिवार के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि परिवार का कोई भी सदस्य बेला का निरादर नहीं करेगा, बल्कि उसे अत्यधिक सम्मान देगा। जब बेला ने देखा कि सब उससे शिष्टाचार बरत रहे हैं और कोई उसे अपना नहीं मान रहा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं परिवार में घुल मिल गई। अगला प्रश्न है, परिवार का एक सिरा किसी समझदार व्यक्ति के हाथ में होने से परिवार में एकता बनी रहती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? एकांकी के संदर्भ में तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। एकांकी में दादाजी वह समझदार व्यक्ति हैं जो परिवार को बिखरने से बचाते हैं। उन्होंने बेला पर क्रोध करने के बजाय मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे प्यार और सम्मान दिया। उनकी इसी दूरदर्शिता और अनुभव के कारण अलग होने की जिद करने वाली बेला वापस परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गई। अगला स्टेटमेंट बच्चों 2024 में पूछा गया है, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, कथन का वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता परिवार के मुखिया दादा मूलराज हैं। वे 72 वर्षीय वृद्ध और संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। वे एक अनुभवी, दूरदर्शी और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, जो पूरे परिवार को बरगद के वृक्ष की तरह मानते हैं। अगला प्रश्न है, कथन का श्रोता कौन है? श्रोता ने ऐसा क्या कहा था कि वक्ता को उपयुक्त बात कहनी पड़ी? इसका उत्तर है, कथन के श्रोता दादाजी का मंझला पुत्र करमचंद है। उन्होंने दादाजी को बताया कि छोटी बहू बेला को घर की चीजें पसंद नहीं है और वह अपने मायके को ससुराल से श्रेष्ठ समझती है, जिससे परिवार से परेश का अलग होने का खतरा पैदा हो गया है। अगला प्रश्न है, नासूर शब्द का अर्थ लिखकर बताइए कि इस समस्या के समाधान के लिए वक्ता के क्या विचार हैं। इसका उत्तर है, नासूर का अर्थ है ऐसा घाव जो जल्दी ठीक ना हो। दादाजी का मानना है कि पारिवारिक मनमुटाव को शुरुआत में ही प्रेम से सुलझा लेना चाहिए। वे समस्या के समाधान के लिए घृणा के बदले स्नेह और सम्मान देने के पक्षधर हैं, ताकि बहू का हृदय परिवर्तन हो सके। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? इसके शीर्षक की सार्थकता पर भी प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, यह एकांकी भारतीय संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। शीर्षक सूखी डाली पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि यह उस सदस्य का प्रतीक है जो परिवार से अलग होकर अपनी खुशियां और अस्तित्व खो देता है। एकांकी संदेश देती है कि जिस प्रकार डाली तभी तक हरी भरी रहती है जब तक वह वृक्ष से जुड़ी है, उसी प्रकार परिवार का कोई भी सदस्य तभी खुश रहता है जब तक परिवार के साथ रहता है। बच्चों 2019 में पूछा गया स्टेटमेंट है, बेटा बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता परिवार के मुखिया दादा मूलराज हैं। वे 72 वर्षीय वृद्ध और संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। वे एक अनुभवी, दूरदर्शी और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, जो पूरे परिवार को बरगद के वृक्ष की तरह मानते हैं। अगला प्रश्न है, श्रोता ने वक्ता को छोटी बहू के संबंध में क्या बताया था? इसका उत्तर है, श्रोता करमचंद ने बताया कि छोटी बहू बेला अपने मायके के घमंड में रहती है। मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। उसे यहाँ का खाना, कपड़े और सामान पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है, वक्ता ने परिवार में एकता बनाए रखने का क्या उपाय निकाला? क्या वे इसमें सफल हुए? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, दादाजी ने उपाय निकाला कि परिवार का हर सदस्य बहू को अत्यधिक सम्मान देगा और उसकी हर बात मानेगा। जब बेला ने देखा कि सब उससे शिष्टाचार बरत रहे हैं और कोई उसे अपना नहीं मान रहा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्वयं परिवार में घुल मिल गई।
इस प्रकार दादाजी अपनी युक्ति में पूरी तरह सफल रहे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी किस किस प्रकार की एकांकी है? इस एकांकी के लेखन का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, यह एकांकी एक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक एकांकी है। इसका उद्देश्य संयुक्त परिवार की महत्ता को बताना है। एकांकीकार यह संदेश देना चाहते हैं कि परिवार से अलग होकर व्यक्ति का अस्तित्व सूखी डाली जैसा हो जाता है, अतः प्रेम और सामंजस्य से ही परिवार की रक्षा संभव है। तो बच्चों, इस तरह से इस एकांकी के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।